हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीजें जो पॉलिनेशन से जुड़ी हैं। पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हम डील कर चुके हैं, लेकिन उससे एसोसिएटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं। और अब हम बात करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जो फर्टिलाइजेशन की तरफ प्लांट को लेकर जाते हैं। ठीक है, यानी कि अब अभी तक हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिस्कस करते आए हैं कि फ्लावर क्या होता है, क्या है मेल पार्ट का स्ट्रक्चर, यानी कि स्टेमन का स्ट्रक्चर क्या है, एंथर कैसा होता है, कार्पल और पिस्टल का स्ट्रक्चर क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, और लास्ट ही लेक्चर में हमने कवर किया पॉलिनेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर को सबसे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, इसे जानने से पहले हमें एक टर्म से फेमिलियर होना पड़ेगा, दैट इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से फेमिलियर होते हैं तो इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले इन ब्रीडिंग क्या है, फिर उसके बाद इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को समझेंगे। तो हमारे पास लेट्स से एक प्लांट है, उस पे मल्टीपल फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ये एक फ्लावर है and this is another flower from same plant, right? हम मेनली फोकस इस टॉपिक में कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लांट को ही। ठीक है, अब क्या है, इसमें हमारे पास ये एंथर रिलीज हो रहा है, इस पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है इस एंथर से, और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे सेटल कर रहा है। दूसरा केस ये हो रहा है कि हमारे पास इस फ्लावर से एंथर रिलीज हो रहा है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे सेटल कर रहा है फ्रॉम द सेम प्लांट। तो अब आप देखो, जेनेटिकली दोनों सेम है ना, गिटनोगैमी हो रही है, ऑटोगैमी हो रही है ना। ऑटोगैमी ये केस हो गया, गिटनोगैमी ये केस हो गया। तो दोनों केस में जीन सेम है। अगर बार बार एक ही पर्टिकुलर फ्लावर जो है वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है सेम स्पीशी का, तो बार बार अगर वहीं पे सेम जीन्स का, सेम जेनेटिक अरेंजमेंट का पोलन ग्रेन आके फर्टिलाइजेशन कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल फ्लावर्स है, पोलिनेशन होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आई, उसी प्लांट के पोलन ने फिर फर्टिलाइजेशन करी। इस तरीके से कंटिन्यूसली बहुत सारी जनरेशन के लिए हमारे पास जब पॉलिनेशन होती रहती है तो सर्टेन चेंजेस और सर्टेन डिफेक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इनब्रीडिंग क्या है, इनब्रीडिंग जो है हमारे पास सेम जीन्स का, यानी कि सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन का आपस में फ्यूज होना, आपस में कंबाइन होना। ठीक है, सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ, सेम प्लांट के जीन्स की बात नहीं कर रही। ठीक है, हमारे पास अगर ये फ्लावर है और दूसरे प्लांट के फ्लावर से पोलन आ रहा है, अगर बार बार हमारे पास वहां पे भी अगर कंटिन्यूस ब्रीडिंग होती रहती है, ठीक है, कंटिन्यूस ब्रीडिंग होगी जनरेशन से जनरेशन, तो भी हमारे पास वो डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लांट पे ही जिनके जीन्स सेम हो। ठीक है, तो हमारे पास इन ब्रीडिंग जो है उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है, जब सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन का एंथर उसी सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन के ओव्यूल को, एग सेल को फ्यूज कर रहा है, तो हमारे पास जो है कुछ डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इन ब्रीडिंग मतलब सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन का जनरेशन बाय जनरेशन कंबाइन होना। अब वो डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन वही फॉल्ट्स हैं जो बार बार कंटिन्यूस इनब्रीडिंग की वजह से देख रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे डील करूंगी। उसके लिए हमें अलीलिक अरेंजमेंट पे जाना पड़ेगा। तो हमारे पास सबसे इजी एंड सॉर्टेड एग्जांपल होती है जो हम 10th में पढ़ते हैं, प्लांट हाइट की, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये एग्जांपल है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में भी इसी के रेफरेंस से क्रॉस दिखाया गया है। तो हमारे पास अगर हम फर्स्ट और सेकंड केस को देखें तो ये प्योर होमोजाइगस अरेंजमेंट है, प्योर डोमिनेंट एंड प्योर रिसेसिव अरेंजमेंट। बट हम यहाँ पे फोकस करेंगे बीच वाले पे। ठीक है, अब क्या है, जैसे कोई पर्टिकुलर केस है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके केस में क्या है, रिसेसिव अलील के साथ कोई डिफेक्ट जुड़ा है, लेट से कोई डिफेक्ट जुड़ा है, ठीक है, अलील के साथ, रिसेसिव के साथ। डोमिनेंट वाला तो होमोजाइगस कंडीशन में भी ट्रेट दिखेगा और हेटेरोजाइगस में भी। तो अगर डोमिनेंट एलील के साथ कोई डिफेक्ट जुड़ा है ना, तो वो हमारे पास सिंपली दिखेगा ही दिखेगा वो डिफेक्ट। ठीक है, तो हमें आगे उस प्लांट को फर्दर ग्रो करवाना है, जनरेशन बाय जनरेशन जो है उसके फीचर्स कैरी आउट करवाने हैं, तो हमारा डिसीजन है ना। तो वो अलग बात है। एज अ गार्डनर अगर हम बात करें, एज अ लेबोरेटरी जो है एक्सपेरिमेंट्स में अगर हम बात करें, तो वो हमारा
एस्पेक्ट है कि हमें वो फीचर चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। बट वहां पे बात आती है जब हमारे पास रिसेसिव के साथ डिफेक्ट जुड़ा है, तो होमोजाइगस कंडीशन में तो वो दिख जाता है, बट हेटेरोजाइगस कंडीशन में नहीं दिखता, है ना, क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है तो हमारे पास डोमिनेंट वाला एलील एक्सप्रेस करेगा। तो अब क्या होता है, जब हम बार बार इनब्रीडिंग करवाते हैं, जब बार बार इनब्रीडिंग होती है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये डिफेक्टिव जो रिसेसिव अलील्स है ना, कई बार होमोजाइगस अरेंजमेंट में आ जाते हैं। वो जनरेशन बाय जनरेशन छुपे रहेंगे, बट किसी ना किसी जनरेशन में जब हम बहुत सारी पॉपुलेशन ग्रो करवा रहे हैं, एक एरिया में बहुत सारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, तो वहां पे वो रिसेसिव अलील का अरेंजमेंट जो है वो दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास कि डिफेक्ट जो है वो एक्सप्रेस होने के चांसेस होते हैं जब बार बार इनब्रीडिंग होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पर्टिकुलर फोकस कि हमें कौन से कैरेक्टर्स चाहिए, डिफेक्ट्स नहीं चाहिए, ठीक है। बट दूसरा केस अगर हम ये भी देखें तो एवोल्यूशनरी टर्म्स में भी हमारे पास बार बार इनब्रीडिंग होना वो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देती, ठीक है। नेचर को ये चीज पता है, तो इसलिए नेचर ने काफी सारे मैकेनिज्म्स डेवलप किए हैं। तीसरी चीज की बात करें तो इनब्रीडिंग जो है जब कंटिन्यूसली होती रहती है तो देखा जाता है कि ऑर्गेनिज्म में फर्टिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, वो स्टेरिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, वो प्लांट वो प्रोजेनी जो है वो आगे बढ़ाने में इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते जब बहुत सारी जनरेशन हो जाती है तब। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन वही है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कि जो फॉल्ट्स दिखना शुरू हो रहे हैं, जो फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में बार बार इनब्रीडिंग की वजह से, वो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली। तो अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए हम अपने लेवल, जब आर्टिफिशियली हम कुछ कल्चरिंग कर रहे हैं, हमने अपने लेवल पे जो किया दैट्स द डिफरेंट थिंग, बट प्लांट ने अपने लेवल पे भी कुछ मैकेनिज्म्स को डेवलप किया है और उन्हीं मैकेनिज्म्स को कहा जाता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। सो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो है वो क्या होते हैं, वो मैकेनिज्म्स हैं जो प्लांट ने डेवलप किए हैं टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये है पूरी कहानी, ठीक है। सो एक एक करके उन मेथड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे फिजिबल प्लांट के लिए वो ये है कि प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बनाए, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होगा, यानी एक ही फ्लावर में, जो जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में डायग्राम लिया था, फीमेल पार्ट जो था वो हमारे पास बिल्कुल इनर वर्ल्ड में था, आउटर वर्ल्ड में जो थे हमारे पास क्या थे, स्टेमन थे। तो अब ये चीज जो है वो इन फ्लावर्स में नहीं होती। तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो है वो पहला अडेप्टेशन है, पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास एक तो हमारे पास ऑटोगैमी जो है वो कंप्लीटली रुक जाएगी, है ना। ऑटोगैमी जो है वो रिमूव हो गए, क्योंकि या तो हमारे पास इसमें फीमेल पार्ट होगा, या तो ये फ्लावर फीमेल होगा या तो मेल होगा, ठीक है। या तो पोलन रिलीज करेगा या तो एग की फॉर्मेशन करेगा, दोनों चीजें साथ में नहीं हो पाएंगे, तो जिसकी वजह से सेम फ्लावर में फर्टिलाइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑटोगैमी तो रुक गई, ठीक है। बट यहाँ पे मैं दो केसेस डिस्कस करूंगी। दो केसेस कौन से हैं, पहला तो हमारे पास एनसीईआरटी ने ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स दी हैं, तो इन्हीं पे फोकस करेंगे। सो मेज एंड कैस्टर की एग्जांपल है पहले तो, और दूसरी एग्जांपल जो दी है वो पपाया की है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से फोकस करते हैं कैसा कैसा अरेंजमेंट है। इनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की फॉर्मेशन होती है, बट मेज एंड कैस्टर में क्या होता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो है मेल और फीमेल दोनों सेम प्लांट में होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर प्लांट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लांट है, तो हमारे पास ये फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, मेल फ्लावर्स भी ग्रो करेंगे, ठीक है, मेल फ्लावर्स भी ग्रो करेंगे, उसके साथ साथ फीमेल फ्लावर्स भी इसी पर्टिकुलर प्लांट में ग्रो करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है वो सेम पर्टिकुलर प्लांट में है। तो ऐसे केस में ऑटोगैमी तो रुक सकती है, बट गिटनोगैमी जो है वो नहीं रुकेगी, है ना। गिटनोगैमी जो है वो नहीं रुकेगी। गिटनोगैमी जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होना पोलन का फ्रॉम सेम प्लांट, बट इसमें गिटनोगैमी को रिमूव करने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो पहला केस ये है। दूसरा केस हमारे पास पपाया के केस में है। पपाया जो है वो क्या करता है, हमारे पास अगर दो पर्टिकुलर प्लांट्स है, ठीक है, हमारे पास प्लांट्स हैं,
तो हमारे पास अगर मेल फ्लावर एक पर्टिकुलर प्लांट में है ना, तो उसमें सारे मेल फ्लावर्स ही होंगे, ठीक है। और दूसरे प्लांट में अगर एक फीमेल फ्लावर है, तो सारे फ्लावर फीमेल होंगे, जितने भी फ्लावर डेवलप होंगे। तो हमारे पास इसमें मेल या फीमेल फ्लावर के साथ साथ मेल और फीमेल प्लांट भी अलग अलग होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। सो ये केस अगर आप देखोगे तो इसमें ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी दोनों ही रुक गए, दोनों ही प्रिवेंट हो जाते हैं, दोनों ही नहीं होंगे इस केस में। इसमें सिर्फ ऑटोगैमी नहीं होगी। हाँ, दोनों केस में हमारे पास ऐसा कोई फ्लावर होगा तो जीनोगैमी दोनों केस में हो सकती है। तो बट इसमें ऑटोगैमी और इसमें ऑटोगैमी एंड गिटोगैमी नहीं होगी। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसीजर मेथड था, प्लांट ने जिस तरीके से खुद को प्रिवेंट किया ताकि वो इनब्रीडिंग बार बार शो ना करे, ठीक है। सो दूसरा केस में बात करती हूँ। दूसरा केस है कि जो हमारे पास अरेंजमेंट है एंड स्टेमन का और कार्पल का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से पोलन जो है वो स्टिग्मा तक रीच ना कर पाए, ठीक है। सो अरेंजमेंट जो है ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा डू नॉट सपोर्ट पॉलिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके लिए एक डायग्राम का हेल्प ले रही हूं। तो हमारे पास ये डायग्राम है, ये आ गया थैलेमस, ठीक है। इस थैलेमस के ऊपर हमारे पास ये फीमेल पार्ट है, तो ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है जो एक्चुअली रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को। सो अब हमने याद पे क्या किया, यहाँ पे ना एंथर है, लेकिन एंथर जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है। आप सोचो जब पोलन ग्रेन रिलीज होगे, डेहिसेंस होगा, तो पोलन ग्रेन डायरेक्टली स्टिग्मा तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, प्लेसमेंट इशू हो गया, अरेंजमेंट इशू हो गया, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन नहीं पहुंच पाएंगे स्टिग्मा पे, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं इसमें कि दूसरे पर्टिकुलर फ्लावर से पोलन ग्रेन्स उड़ के आ जाएंगे, सेम फ्लावर में अरेंजमेंट, सेम फ्लावर के पोलन जो है उस स्टिग्मा पे सेटल नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ द थर्ड केस, सिंक्रोनाइजेशन इशू। सिंक्रनी बिटवीन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा मैच्योरिटी। तो यहां पे क्लियर लिखती हूँ, नो सिंक्रनी बिटवीन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा मैच्योरिटी। तो कई बार क्या होता है कि ऐसा होता है कि पोलन जो है वो पहले रिलीज हो गए और स्टिग्मा बहुत देर बाद मैच्योर हुआ। पोलन जो है वो रिलीज होके डिस्पर्स हो गए हैं, स्टिग्मा बाद में मैच्योर हुआ, जिसकी वजह से सेम फ्लावर के पोलन जो है वो स्टिग्मा को फर्टिलाइज, स्टिग्मा पे सेटल नहीं करके एग को फर्टिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा केस ये होता है कि हमारे पास स्टिग्मा पहले ही मैच्योर होके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पर्टिकुलर केस है जिसकी वजह से सिंक्रोनाइजेशन नहीं बनती। तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कब होती है, जब पोलन ग्रेन जब रिलीज होता है उसी टाइम पे नियरली स्टिग्मा, एक्सेल, ओव्यूल जो है वो मैच्योर हो, तो सेम टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। सो ऐसी सिंक्रोनाइजेशन जो है वो नहीं हो पाती और अल्टीमेटली दिक्कत आ जाती है। और हमारे पास लास्ट केस है इनकम्पैटिबिलिटी इशू। इनकम्पैटिबिलिटी मतलब जो सेम फ्लावर का पोलन जो है वो स्टिग्मा रिसीव करने के बाद उसको जर्मिनेट ही नहीं करने देगा। अगर हमारे पास सेम फ्लावर का पोलन स्टिग्मा पे सेटल कर जाता है, अब हमारे पास ये आ गया स्टिग्मा, ठीक है, ये आ गया एंथर। एंथर जो है उसकी प्लेसमेंट भी सही है, मैच्योरिटी भी सेम टाइम पे हो रही है, ठीक है। बट जब इसने पोलन रिलीज किया, यहाँ पे सेटल हुआ, तो स्टिग्मा ने उसको जर्मिनेट ही नहीं करने दिया, वो जेनेटिकली कंपैटिबल ही नहीं हो पाते हैं, यानी कि सेम पर्टिकुलर प्लांट के सेम पर्टिकुलर फ्लावर से ये स्ट्रक्चर्स है लेकिन फिर भी आपस में इनकम्पैटिबल है। सो कुछ प्लांट ने ऐसे ऐसे मैकेनिज्म्स डेवलप करके इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने की कोशिश की।
ठीक है। सो दिस इज द पॉलिनेशन थिंग। तो अब इसमें क्या बताया गया है कि कुछ प्लांट्स जो है वो ऑटोगैमी सपोर्ट करते हैं, कुछ ऑटोगैमी और गिटनोगैमी सपोर्ट करते हैं, और मैक्सिमम प्लांट्स जो है वो जीनोगैमी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जीनोगैमी नियरली सब में होगी। हाँ, हम कैस्मोगैमस फ्लावर्स की बात नहीं कर रहे जो बंद रहते हैं, ठीक है, वो केस अलग है। अदरवाइज जीनोगैमी मैक्सिमम प्लांट सपोर्ट करते हैं ताकि एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन हो सके, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन रोक सके। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के एस्पेक्ट्स के बारे में। तो यहां से पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स डील करेंगे। पहले तो हमें डील करना है प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। ठीक है, सो एक एक करके बात करते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के बारे में। तो मैंने यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ना लिखकर डायरेक्टली पोलन पिस्टल इंटरैक्शन लिखा है, क्योंकि अगर हम बात करें प्री फर्टिलाइजेशन फेज की, तो प्री फर्टिलाइजेशन वो सारे फेजेस होते हैं जो फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए किए जाते हैं। तो अगर आप बोलो जो आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा वो भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, जो मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा और उसके बाद जो पॉलिनेशन मैकेनिज्म पढ़ा वो भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ही है। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखनी है। और ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कब खत्म होगा? जब पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, सो इस पार्ट को डिस्कस करते हैं, फिर आएंगे फर्टिलाइजेशन पे। तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या होती है? हमारे पास एंथर है, वो एंथर क्या करेगा? रिलीज करेगा पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा और वो कहां जाता है? स्टिग्मा पे जाता है ना। स्टिग्मा में इस तरीके से स्ट्रक्चर है, नीचे ओव्यूल होगा। ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी रिकॉल करेंगे, ये रफली बना रही हूं। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नियरली फीमेल पार्ट। अब जब भी क्या होगा, हमारे पास एंथर में डेहिसेंस होगी। डेहिसेंस के दौरान मैच्योर एंथर जो है वो रिलीज, मैच्योर पोलन ग्रेन रिलीज होता है। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या था? हमारे पास दो कवरिंग्स होती है, इनर इंटाइन, आउटर एक्साइन। एक्साइन डिसकंटिन्यूस होती है और इसमें स्पोरोपोलेनिन होता है, राइट, यही डिस्कस किया था। और उसके बाद हमारे पास दोनों लेयर्स के बीच में एक बड़ा वेजिटेटिव सेल होता है जिसमें ट्यूब न्यूक्लियस जो कि इरेगुलर होता है वो प्रेजेंट रहेगा। और इस वेजिटेटिव सेल के अंदर एक स्पिंडल शेप्ड सेल रहता है जिसे जनरेटिव सेल कहते हैं, राइट। तो अब ये पोलन ग्रेन रिलीज हुआ और इस पोलन ग्रेन ने स्टिग्मा पे सेटल कर लिया। अब स्टिग्मा क्या करेगा? दिस इज स्टिग्मा। अब स्टिग्मा क्या करेगा? वो ऐसे ही पोलन को जर्मिनेट नहीं होने देगा। अब पोलन को एनालाइज करेगा, इफ दिस पोलन इज पर्टिकुलरली कंपैटिबल टू अस और नॉट। तो अगर ये पोलन कंपैटिबल निकला, सेम स्पीशी का निकला, हेल्दी निकला, तो स्टिग्मा जो है इस पोलन को पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करने देगा। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप जो है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में वो क्या हुआ? हमारे पास एंथर जो है वो रीच करता है स्टिग्मा, वो स्टिग्मा में रीच किया। ठीक है, उसके बाद कंपैटिबिलिटी चेक हुई। अब कंपैटिबिलिटी चेक हो गई और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा? जब कंपैटिबिलिटी चेक होगी, पोलन एक्सेप्ट हो जाएगा, तो पोलन जो है वो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, किस तरीके से होगी? डायग्राम की हेल्प लेते हैं। सो हमारे पास ये आ गया स्टिग्मा का स्ट्रक्चर, दिस इज स्टाइल अगेन, एंड दिस स्ट्रक्चर इज ओवरी, द स्वोलन पार्ट। ठीक है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर को रिकॉल करते हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है? लॉक्यूल यानी कि कैविटी होती है, उस कैविटी में क्या प्रेजेंट रहता है? ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। ओव्यूल में दो कवरिंग्स होती हैं, जिसे इंटेग्यूमेंट्स कहा जाता है, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड द इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, दो इंटेग्यूमेंट्स रहेंगी और उसके बाद इंटेगमेंट कंटिन्यूस नहीं होती, पोर होता है, जहां जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। दिस वन इज माइक्रोपाइलर एंड द अपोजिट वन इज चलेजल एंड। हमारे पास 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं जो चलेजल एंड पे होते हैं। ठीक है, और माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल्स अगेन और होंगे, जिसमें से 2 साइनर्जिड्स होते हैं जिसमें फिलीफॉर्म एपरेटस होगा और एक एग सेल होता है। ठीक है, साइनर्जिड्स के साथ, और बीच में होते हैं हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि एक सिंगल सेंट्रल सेल, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये है हमारे पास
ओव्यूल का अरेंजमेंट। तो अब क्या हो गया, पोलन ग्रेन जो है वो रीच कर गया कहां पे, पोलन ग्रेन यहां पे रीच कर गया। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या करेगा, एक्सेप्ट हो गया, अभी पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। पोलन ट्यूब जो है वो कीमोट्रोपिज्म के हेल्प से, कीमोट्रोपिज्म यानी कि केमिकल की हेल्प से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना, उसकी तरफ या उसके अपोजिट। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कीमोट्रोपिज्म मैकेनिज्म होते हैं। तो पोलन ट्यूब जो है वो क्या करती है, इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहां चली जाती है, माइक्रोपाइल की हेल्प से अंदर। तो फिलीफॉर्म एपरेटस जो है, जो साइनर्जिड में प्रेजेंट रहता है, वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। ठीक है, टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक। तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है जिसमें ये अरेंजमेंट है पूरा सेल्स का। तो पोलन ट्यूब जब पहुंच गई, लेकिन पोलन ट्यूब के बनने के साथ साथ एक और इवेंट हो रहा होता है। हमने यहाँ पे बात की कि जो स्पिंडल शेप सेल होता है वेजिटेटिव सेल के अंदर, वो है जनरेटिव सेल। तो ये जनरेटिव सेल क्या करता है, जब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होना शुरू होती है ना, तो ये जनरेटिव सेल दो मेल गैमीट्स में डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास ये पोलन ट्यूब जो है वो साथ साथ में दो मेल गैमीट्स को, यानी कि दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस को कैरी करती है। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इवेंट है। तो हमारे पास क्या हुआ, एक और स्टेप हो रहा है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गैमीट्स फ्रॉम जनरेटिव सेल। गैमीट्स फ्रॉम जनरेटिव सेल। याद रखेंगे, जनरेटिव सेल फॉर्म कर रहा है, वेजिटेटिव सेल का कोई रोल नहीं है मेल गैमीट फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये दो इवेंट्स जो है वो साथ साथ में हो रहे हैं, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होना और अल्टीमेटली दो मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होना। पोलन ट्यूब जैसे जैसे एक्सटेंड करती जाती है, मेल गैमीट्स वैसे वैसे नीचे जाते जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। और पोलन ट्यूब जो है वो फिलीफॉर्म एपरेटस की हेल्प से कहा चली गई, अंदर एम्ब्रियो सैक में। सो पोलन ट्यूब एंटर्स एम्ब्रियो सैक। और इसे किसने गाइड किया, ये पॉइंट याद रखना है, फिलीफॉर्म एपरेटस ने। सो इट्स गाइडेड बाय फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस किसका पार्ट है, साइनर्जिड्स का, राइट। सो दिस कंप्लीट्स पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो यहां पे जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर एंटर करती है मेल गैमीट्स को लेकर, यहीं से पोलन पिस्टल इंटरैक्शन खत्म हो जाता है और यहीं से खत्म हो जाता है प्री फर्टिलाइजेशन फेज भी। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज यहां से खत्म हो जाता है। लेकिन आगे कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट इज ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि ये जो मैकेनिज्म हुआ पॉलिनेशन का, ये तो था नेचुरल मैकेनिज्म, आगे तो जो प्रोसेस होना है वो सेम यहाँ पे ऐसा ही होगा। लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि ये पोलन जो अपने आप उड़कर आ रहा था स्टिग्मा तक, वो अब नेचर जो है वो ना लेके जाके हम स्टिग्मा पे सेटल करवाएं। क्यों, क्योंकि हमें पोलन में जो जीन्स चाहिए, हमें वो पर्टिकुलरली जीन्स जो है वही स्टिग्मा पे सेटल करवाने हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि कोई बाहर से कोई भी पोलन उड़ के आ जाए। हम चाहते हैं कि हमारे जेनेटिक रिक्वायरमेंट का जेनेटिक रिक्वायरमेंट का पोलन ग्रेन ही यहाँ पे सेटल करे। ठीक है, सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होती है जिसमें ह्यूमन मैन्युअली पोलन ग्रेन को क्या करते हैं, डस्ट करते हैं ओवर स्टिग्मा, ताकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट में जीन्स आ सके, जीन प्लांट में कैरेक्टर्स आ सके। ठीक है, सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं और याद रखेंगे ये मैकेनिज्म सेम ही रहेगा फर्दर वाला, सिर्फ पॉलिनेशन वाले मैकेनिज्म को स्किप करवाया जाता है। ठीक है, सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे हमने कहा कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पॉलिनेशन के स्टेप को स्किप कर दिया जाता है। ठीक है, सो पोलन जो है वो डिजायर्ड क्वालिटी का, सो पोलन ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी इज डस्टेड ओवर स्टिग्मा। डिजायर्ड क्वालिटी मतलब उसके जीन्स अच्छे होंगे, है ना, वो जीन्स जो हमें रिक्वायर्ड है, सो डस्टेड ओवर स्टिग्मा। और स्टिग्मा भी ऐसे प्लांट का जिसके जीन्स जो है वो भी हमें चाहिए। ठीक है, यानी कि हम दो पर्टिकुलर हाई क्वालिटी जीन्स को मर्ज करना चाहते हैं, इसलिए अपनी मर्जी के पोलन को डस्ट करवाएंगे। लेकिन आगे का स्टेप तो वैसे ही होना है। ठीक है, जो आगे पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में आगे ट्यूब फॉर्मेशन होगी वैसे ही होगी, बस हमें पोलन पॉलिनेशन को रोकना है।
हम क्या चाहते हैं कि हमारी मर्जी का पोलन आए, लेकिन जो उनके दुश्मन है, यानी कि जो हमारे पास पॉलिनेशन का मैकेनिज्म है, बाहर से जो पोलन आएंगे तो वो अब हमारे दुश्मन हो गए ना। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो पोलन आके स्टिग्मा पे सेटल करके प्लांट को फर्टिलाइज कर ले, है ना। तो हमने खुद से पोलन डालना है, तब तक प्लांट मैच्योर होना चाहिए, है ना। दूसरी चीज, जब हमने पोलन सेटल करवाया है, उसको फर्टिलाइजेशन में टाइम मिलेगा, दूसरा पोलन नहीं आना चाहिए, सेटल नहीं होना चाहिए, है ना। और कई बार हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, एक ही फ्लावर में एंथर भी होगा और स्टिग्मा भी होगा, ठीक है। तो उस चीज को भी, उस प्रॉब्लम को भी खत्म करना है। तो अब हम बात कर रहे हैं दो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट है इमेस्कुलेशन का। हमारे पास पहले चैलेंज जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के दौरान आया बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के साथ, यानी कि हमारे पास फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों ही एक फ्लावर में थे। तो हमने क्या किया, हमारे पास सबसे बढ़िया सोल्यूशन था कि इनको काट के निकाल दो, मेल पार्ट्स को, क्योंकि जब ये पोलन रिलीज करेंगे, स्टिग्मा पे सेटल करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, तो हमारी मर्जी वाला पोलन रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन एंथर्स को कट करके रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सो द एमैस्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर। अब हमने एंथर रिमूव कर दिया, अपनी एक प्रॉब्लम खत्म कर दी, ठीक है। बायसेक्सुअल फ्लावर्स के केस में ये हमारे पास हेल्प कर गया। लेकिन चैलेंज एक और है हमारे पास, हमने यहां से एंथर रिमूव किया, सारों के केस में से तो नहीं करेंगे ना, कहीं और से भी पोलन उड़ के आ सकता है। यानी कि हमारे पास अगर हम गिटनोगैमी, अगर हम बात करें तो गिटनोगैमी हो सकती है, जीनोगैमी हो सकते हैं, जीनोगैमी का सबसे ज्यादा दिक्कत है, तो जीनोगैमी हो सकती है, ठीक है। तो जीनोगैमी को रोकने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टिग्मा को पोलन की रीच से दूर रखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, बैगिंग कर देते हैं। तो हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, बायसेक्सुअल फ्लावर हो, दोनों केस में बैगिंग करनी पड़ती है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बस इमैस्कुलेशन नहीं करनी पड़ती, बायसेक्सुअल फ्लावर में पहले इमैस्कुलेशन फिर बैगिंग होगी। तो हमारे पास बैगिंग में क्या होता है, कवरिंग ऑफ फ्लावर विद बैग। तो यूजुअली हम प्रेफर करते हैं बटर पेपर का बैग हो, वो हम प्रेफर करते हैं, उससे फ्लावर को पूरा कवर कर लेते हैं। अब हमारे पास लेट्स से ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, इसमें से हमने अगर बायसेक्सुअल है तो इमैस्कुलेशन कर दी है, और अब हमने क्या किया, इसके ऊपर बैग लगा दिया लाइक दिस, ये बैग लगा दिया, बैग से कवर कर दिया, बाहर से कोई पोलन नहीं आएगा। जब हमारी मर्जी करेगी हम इसको ओपन करेंगे, इसको पोलन डस्ट करेंगे, और अल्टीमेटली जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो बैग निकाल देंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नाउ, ठीक है। सो ये है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आगे का प्रोसेस वही रहेगा, पोलन ट्यूब जो है ब्रीच कर गई कहां पे, एम्ब्रियो सैक के अंदर, फिलीफॉर्म एपरेटस ने गाइड किया था, अब होगी वहां पे फर्टिलाइजेशन। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन। सो अब मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा है, डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन ना लिख के डबल फर्टिलाइजेशन लिखा है, ठीक है। सो अब डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, क्यों हम स्पेसिफिकली फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं कहते इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान रखेंगे, वही पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट याद करें। तो हमारे पास दो मेल गैमीट थे, दो मेल गैमीट्स थे, राइट। तो दोनों मेल गैमीट्स फर्टिलाइजेशन के लिए आए थे, लेकिन दो एग सेल तो नहीं थे ना वहां पे, एग सेल तो एक ही था, है ना। तो हमारे पास एक मेल गैमीट एक एग सेल को फर्टिलाइज करता है, लेकिन दूसरा मेल गैमीट एग सेल को फर्टिलाइज ना करके वहां के सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करता है, ठीक है। तो हमारे पास मेल गैमीट पहला, उसने एग सेल को फर्टिलाइज किया। तो ध्यान से याद करें, तो जब हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था तो उसमें डायरेक्टली बताया गया था कि जितने भी सेल्स हमारे पास ओव्यूल के अंदर है वो सारे हैप्लॉइड हैं, ठीक है। जितने भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो सारे हैप्लॉइड हैं। सो जब एग सेल को फर्टिलाइज करता है तो वहां पे बनता है जाइगोट, एंड जाइगोट अल्टीमेटली एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है, अल्टीमेटली एम्ब्रियो बनाता है। तो जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड है, एम्ब्रियो में जितने सेल्स होंगे वो डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, जो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है वो होती है माइक्रोपाइलर एंड पे, क्योंकि एग सेल कहां पे है, माइक्रोपाइलर एंड पे है, वहीं पे माइक्रोपाइलर एंड पे जाइगोट और अल्टीमेटली एम्ब्रियो फॉर्म होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा, फाइन।
बट अब दूसरा मेल गैमीट जो है वो किसके साथ फ्यूज करता है बेटा, वो करता है फ्यूज्ड सेंट्रल सेल के साथ, यानी कि फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई आप कह सकते हो। तो कितने पोलर न्यूक्लियाई थे वहां पे बीच में, दो थे, ठीक है। तो फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई यानी कि 2n हो गया। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर एक बेसिक लेवल पे फिर से ड्रॉ करते हैं। ये आ गया, अगर ओव्यूल इंटेग्यूमेंट्स फटाफट से बनाते हैं। ये इंटेग्यूमेंट्स आ गई हमारे पास, ये दो साइनर्जिड्स थे, ठीक है। ये दो साइनर फिलीफॉर्म एपरेटस विद न्यूक्लियस, राइट। दिस वन इज द एग सेल, राइट, ये हो गया एग सेल। बीच में हमारे पास ये सेंट्रल सेल था विद टू न्यूक्लियस, ये एंटीपोडल्स थे, थ्री। हमारे पास ये दो न्यूक्लियस, एग सेल के साथ तो फर्टिलाइजेशन जो है वो हो गई किसकी, एक मेल गैमीट की जो हैप्लॉइड था, बट यहाँ पे दो न्यूक्लियस है। तो जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है सेकेंड मेल गैमीट के साथ, ये दो न्यूक्लिया जो है वो आपस में पहले फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद अल्टीमेटली फिर मेल गैमीट के साथ फ्यूजन होता है और बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे एंडोस्पर्म भी आप डायरेक्टली कहते हो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, विच इज अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये ट्रिप्लॉइड अरेंजमेंट है, ठीक है। सो अब ये दो स्ट्रक्चर्स बन गए, जिसमें से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फर्दर डेवलप होता है और एंडोस्पर्म बनाता है, चाहे वो फ्री न्यूक्लियर हो या फिर हमारे पास पूरा कंफाइंड सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई हो, ठीक है, जिसे सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। तो आगे एंडोस्पर्म बनाता है, पहले इसकी डेवलपमेंट होना शुरू होती है और फिर अल्टीमेटली जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो की तरफ बढ़ना शुरू होता है। और ये एम्ब्रियो और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दोनों मिलकर बनाते हैं सीड। तो याद रखेंगे, पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो डेवलप होना शुरू होता है, ठीक है। सो दिस अल्टीमेटली लेड टू फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, दो बार फर्टिलाइजेशन हुई, क्योंकि प्लांट नहीं चाहता था जब एम्ब्रियो से सीड बनने का प्रोसेस बढ़े, जब प्लांट बनना हो, जब तक प्लांट ना बने तब तक जो हमारे पास एम्ब्रियो है वो बिना न्यूट्रिशन के ग्रो करे। बिना न्यूट्रिशन के एम्ब्रियो की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, प्रॉपरली डेवलप नहीं करेगा। तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन से पहले प्लांट ने उसके खाने का इंतजाम किया ताकि वो अच्छे से ग्रो करे और प्लांट फॉर्मेशन की जर्नी को अच्छे से पूरा करे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन एज वेल। तो यहां से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गई। नाउ वी आर लेफ्ट विथ पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, जिसमें हम बात करेंगे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो किस किस तरह के हैं एंड अल्टीमेटली एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है और हमारे पास जो सीड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।